ट्रक पे नारियल व्यापारी परमेश अपने मजदूर रंगा के साथ बैठा हुआ था और वो खेत की तरफ जा रहा था। खेत की तरफ जाते हुए उन्हें एक जगह दिखता है जहाँ नारियल के ढेर बने हुए थे। ये देखकर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। फिर परमेश नीचे उतर के चारों तरफ देखने लगते हैं। खेत में हरीश और भाव्या को भागते हुए वो देखते हैं और पीछे पीछे अनामिका भी भाग रही होती है। माँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकती। मैं पकड़ लूंगी बेटा। आप भैया को भले ही पकड़ लो माँ, पर आप मुझे नहीं पकड़ सकती। मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगी भाव्या। इतना कहकर वो उन दोनों के पीछे पीछे भाग रही थी। तभी अनामिका परमेश को देखती है। देखते ही वो परमेश के पास जाती है। आप कौन है? आपको क्या चाहिए? बहन, मेरा नाम परमेश है। मैं यहाँ नारियल के लिए आया हूँ। इस तरह कहने के बाद उस नारियल के खेत के बीचों बीच एक सुंदर सा घर दिखता है। उस घर के पास सासू माँ शारदा खड़ी थी, जो नारियल पानी पी रही थी और खेतों को निहार रही थी। तभी देखती है अनामिका जहाँ नारियल का ढेर रखा हुआ था वहाँ खड़ी है और वहीं खड़ी खड़ी परमेश से बात कर रही है। परमेश आया है, इसका मतलब नारियल के लिए आया है। लेकिन आज से पहले तो वो बिना बताए कभी आया नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि बिना फोन किए ही वो आज यहाँ आ गया? लेकिन वो तो बहू से बात कर रहा है, पर क्या बात कर रहा होगा? तो क्या बहू ज्यादा महंगा बेचकर कमीशन ले रही है और वो पैसे बेटे के माध्यम से भेज रही है? इस तरह सोच रही थी और नारियल पानी पी रही थी, नारियल के ढेरों के पास खड़ी होकर। देखिए, मुझे नारियल के व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ सासू माँ देखती है। मैं जाके उन्हें बुला के ले आती हूँ, आप यहीं रुकिए। देखो बहन, मैं ये नारियल का व्यापार आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैं आपकी सासू माँ को पहचानता हूँ, उन्हें फोन करके आया हूँ। उन्होंने कहा पैसे बहू को दे देने। कौन? मेरी सासू माँ? हाँ बहन, आपकी सासू माँ। भरोसा तो नहीं हो रहा है। विश्वास करो अपनी सासू माँ पे, नहीं तो और कौन करेगा भला। नारियल बेचने वाले परमेश भाई, 10 साल हो गए मेरे शादी के। मेरे 2 बच्चे हैं, हरीश और भव्या। वो दोनों स्कूल भी जाते हैं। अभी तक मेरी सासू माँ ने मुझे बहू के रूप में स्वीकारा ही नहीं। कभी मुझे बहू कहकर भी नहीं बुलाया। फिर मुझे पैसे देने के लिए कैसे कह सकती है? अरे उन्होंने कहा है बहन, नहीं तो मैं क्यों कहता। वो बुजुर्ग है, उन्होंने कहा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर उन्होंने फोन करके पूछा तो मैं तो कह दूंगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाकी आप समझिए। इस तरह से कहने पर अनामिका सोच में पड़ जाती है और मनी मन सोचने लगती है। जब परमेश भाई कह रहे हैं तो मुझे तो विश्वास करना ही होगा। हो सकता है कि मेरी सासू माँ मेरे सामने मुझे स्वीकार नहीं की हो, पर बाहर वालों के सामने कहती होगी कि मेरी बहू है, उसे जाके दे देना। चाहे वो कहे या ना कहे, पर मैं उनकी बहू नहीं हूँ क्या? कुछ भी हो जाए, हूँ तो मैं उन्हीं की बहू। सोच ही रही थी कि बीच में परमेश कहने लगते हैं, क्या बहन, ये लो पैसे ले लो। इतना कहकर परमेश अनामिका को पैसे दे देता है। अनामिका पैसे गिनने लगती है। परमेश अपने नौकर रंगा को कहता है कि नारियल ट्रक में रखने के लिए। इतने कम में मेरी सासू माँ आपको नारियल दे रही है? हाँ हाँ, इससे भी कम भाव में देती है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा भला। इतना कहकर सारे नारियल ट्रक में चढ़ाकर वहाँ से वो चला जाता है। अनामिका पैसे लेकर घर के अंदर जाने लगती है। शारदा खड़ी खड़ी सब देख रही थी। मैं ऐसा भाव दिखाऊंगी कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। देखती हूँ बहू क्या करती है। इतना कहकर वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका पैसे लेकर अपनी सासू माँ शारदा के पास आती है। माँ जी, वो परमेश नाम का कोई व्यापारी आया था। वो पैसे दिया और नारियल ट्रक में लेके यहाँ से चला गया। इतना कहकर अनामिका शारदा को पैसे देती है। शारदा पैसे गिनती है, देखती है कि पैसे कम है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से से अनामिका को कहने लगती है, ए अनामिका, सच बताओ, परमेश्वर ने इतना ही पैसा दिया या फिर तुमने आधा रख लिया और बचा हुआ पैसा मुझे दे रही हो? नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ। जितना परमेश ने दिया मैं आपको उतना ही दे रही हूँ। चोरी करने का फल तुम्हें मिलेगा।
इतना कहकर शारदा परमेश को फोन लगाती है और फोन को स्पीकर में रख देती है। नमस्ते मालकिन, मैं पैसा अनामिका दीदी को दे आया हूँ, उन्होंने दिया ना? नमस्ते परमेश, अनामिका जो मुझे पैसे दे रही है वो तो आधा पैसा है। तुमने उसे आधा पैसा दिया या फिर पूरा पैसा दिया? मालकिन, आप मेरे बारे में तो जानती हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि नहीं है, और है तो कहूंगा कि है। मैं सारा पैसा अनामिका दीदी को दे आया हूँ। ठीक है परमेश, तुम अपना काम करो। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है और गुस्से से अनामिका को देखने लगती है। अनामिका डरते डरते, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए माँ जी, परमेश ने मुझे जितने पैसे दिए मैं सब लाके आपको देती हूँ। परमेश बहुत दिनों से मेरे साथ काम कर रहा है, वो ईमानदार है, वो झूठ नहीं बोलेगा। तुमने ही आधे पैसे लिए हैं और अब तुम नहीं दे रही हो। बताओ तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, क्या आपको मेरे पे भरोसा नहीं? नहीं अनामिका, चूंकि तुम गोविंद की बेटी हो, वो माली के रूप में मेरे यहाँ ईमानदारी से काम किया करता था, इसलिए बस तुम्हें डांट रही हूँ, मार नहीं रही हूँ। छुपाए हुए पैसों को जल्दी से ले आओ। माँ जी, वो... इससे पहले कि अनामिका कुछ कहती, शारदा उसे धकेल देती है और एक छड़ी से उसे पीटने लगती है। हरीश भव्या माँ को मार खाते देख रोने लगते हैं। पीटते पीटते शारदा अब थक जाती है। अनामिका दर्द के मारे आंसू बहाने लगती है। तब तक शाम हो जाती है। बाहर से काम करके प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। देखते हैं अनामिका घर के बाहर बैठी हुई है, उसके पूरे शरीर में चोट लगी है और वो रो रही है। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? दादाजी, दादी ने माँ को बहुत पीटा है। दादी ने माँ को पीटा है? क्या हो गया, क्यों अनामिका? इस तरह पूछने पर अनामिका रोते रोते पूरी बात खुल के बताती है। शारदा, शारदा, बाहर आना जरा। इस तरह बुलाने पे शारदा घर के अंदर से बाहर निकल आती है। ये क्या शारदा, 10 सालों से हम बहू को जानते हैं, हमें पता है बहू कैसी है, तुम्हें नहीं पता क्या? अनामिका आपकी बहू हो सकती है पर मेरी नहीं। पिछले 10 सालों से आज्ञाकारी बन के रही है, पर अब उसकी चोरी की आदत पकड़ी गई है, वो मेरे घर में नहीं रह सकती। तो आप क्या कहना चाहती हो माँ? वो अब कहाँ जाएगी, कहाँ जाके रहेगी? तुम्हारी पत्नी बनने से पहले कहीं वो रहती थी ना, वहीं जाके रह लेगी और क्या। मेरी पत्नी अगर यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा माँ। अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी साथ ले जाना। सही नहीं कह रहे हो शारदा, वो घर टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है, वहाँ रहना सही नहीं होगा। आप मेरे साथ घर के अंदर आएंगे या बेटे बहू के साथ जाना चाहेंगे? मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा शारदा। पहले तो मैं तुम्हारा पति हूँ, उसके बाद बेटे का बाप और बहू का ससुर। इस तरह कहने के बाद शारदा और प्रसाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अनामिका और रमेश बच्चों को साथ लेकर अपने पुराने घर में रहने के लिए चले जाते हैं। पिताजी, अब हम कहाँ रहेंगे? बताइए ना पिताजी, हम इस घर में रहेंगे। अजी, घर के बाहर कुछ नारियल के पत्ते पड़े हैं, उन पत्तों से हम घर को पहले ठीक कर लेते हैं। ये सुनकर बच्चे और रमेश सभी बहुत खुश होते हैं। फिर बड़े ही कष्ट के साथ बच्चे भी रमेश और अनामिका की मदद करते हैं। नारियल के पत्तों से वो घर को ठीक कर लेते हैं और उसी घर में अनामिका बच्चों के साथ रहना शुरू करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन प्रसाद शहर गए हुए थे। तेज बारिश के कारण वहां जाकर वो फंस जाते हैं। तेज बिजली और गर्जन की वजह से शारदा घर में अकेले रह नहीं पाती। वो बहुत डर जाती है और डर के मारे बहू के नारियल पत्तों वाले घर में वो चली जाती है। वहां जाके वो बच्चों के साथ बिस्तर पे सो जाती है। अगले दिन प्रसाद परमेश को अपने साथ लेकर शारदा के पास आते हैं। कहो, चुप क्यों हो? सच सच बताओ कि उसमें मेरी बहू की कोई गलती थी? नहीं मालिक, मैंने ही ठगा था, मैंने ही कम पैसे दिए थे। परमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो परमेश के गाल में आके कस के एक थप्पड़ लगाती है। चलो बहू, हमारे बड़े घर में लौट चलो। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। आपने बहू कहा, यही मेरे लिए बहुत है माँ जी। मैं इसी नारियल पत्ते के घर में रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। उसकी बातें सुन के समझ में आ जाता है शारदा को कि बहू को दिल पे बहुत ज्यादा चोट लगी है। आगे उसने जबरदस्ती की नहीं।
तब से बहू रानी अनामिका अपने पति बच्चों के साथ उसी नारियल पत्ते के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। लेकिन इस घटना के बाद से ही सासू माँ शारदा के मन में अपनी बहू अनामिका के लिए बहुत सम्मान जागा। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। होटल लगभग बंद होने ही वाला था। एक जगह पर कुर्सियां रखी हुई थी। वहीं पे प्राइवेट कंपनी के मालिक महेंद्र एक कुर्सी पर और उसी होटल के मालिक मूर्ति दूसरी कुर्सी पर दुखी होकर बैठे थे। बताइए कृष्णा जी, अब क्या किया जाए? जैसा कि सर, मैं पिछले दिनों से यही एक बात कह रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं जो कह रहा हूँ सर, आपसे मैं 10 दिन का समय मांगा था ऋण चुकाने का, पर अब आप सर पे आके बैठ गए हैं। बताइए मैं क्या करूँ? अभी तक हमारे फाइनेंस कंपनी ने आपको बहुत समय दिया है। महीना, 10 दिन, 7 दिन, जैसा आपने दिया उसे समय देना नहीं कहते सर, उसे मौका देना कहते हैं। पर मैंने बहुत कोशिश की, कहीं से भी मुझे उधार नहीं मिले। ठीक है, इसीलिए तो मैं यहाँ कर बैठा हूँ। मैं बार बार मौका देता हूँ, फिर भी आप पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। अगर फिर से मैं आपको समय देता हूँ तो कैसे भरोसा करूँ कि आप पैसे वापस कर देंगे? अगर आप समय दे तो होटल को नए रंग से रंग दूंगा, कुछ स्पेशल आइटम बनाऊंगा ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो पाए। फिर धीरे धीरे मुकाम तक पहुंचने का कोशिश करूंगा। कोशिश करने के लिए मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको बस एक मौका दे सकता हूँ। 2 दिनों के अंदर इस होटल को बेचकर हमारे सारे लोन आप चुका दीजिए। बस 2 दिन सर, 2 दिनों में यह सब करना मुश्किल होगा। कम से कम 1 हफ्ते का तो समय दीजिए। सॉरी कृष्णा जी, हम बस आपको 2 ही दिन का समय दे सकते हैं। थैंक यू। महेंद्र इस तरह कहकर वहां से चला जाता है। कृष्णा मूर्ति बहुत दुखी होकर वहीं पे रोने लगते हैं। तभी शारदा कृष्णा के पास आती है। भाई साहब, इस तरह कहने पे कृष्णा शारदा को पलट के देखते हैं। बताओ बहन, तुम्हें क्या चाहिए? बाबू, आपका यहाँ पे इतना बड़ा होटल है, मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं ईमानदारी से करूंगी, जो तनख्वाह देंगे मैं वही लूंगी। ये होटल तो अब बंद होने वाला है, यहाँ पे कोई काम नहीं है। जाओ कहीं और जाके काम काज ढूंढो। क्या कहा? ये विशाल होटल बंद होने वाला है? हे भगवान, जो लोग यहाँ काम करते थे फिर उन्हें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ बहन, अपने पापी पेट के लिए तो ऐसा करना ही होगा। कहीं ना कहीं कम ज्यादा भाव में उन्हें काम जरूर मिल जाएगा। हाँ बाबू, देखकर आप भले इंसान लग रहे हैं, पर भले इंसान को ही भगवान इतने कष्ट क्यों देते हैं? और बुरे इंसान को कुछ नहीं होता, भगवान उनके साथ कुछ नहीं करते। इसीलिए बहन, वो ईश्वर है और हम यहाँ पर इंसान। आपने सही कहा बाबू। पता नहीं किस वजह से आप इस होटल को बंद करने के लिए जा रहे हैं, पर बंद करना सही होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, पता नहीं क्यों देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है बहन, अब जाओ। इस तरह कहकर शारदा वहां से चली जाती है। कृष्णा को होटल में रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो शटर लगा के वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ऑटो रोकते हैं। कहाँ जाएंगे बाबू? मंदारपल्ली गांव में आम का बगीचा है, वहीं ले चलो। फिर ऑटो में बैठकर वो उसी तरफ जाने लगते हैं। उधर मंदारपल्ली गांव के आम के बगीचे में गरीब बहू रानी अनामिका पानी निकाल रही होती है। सासू माँ काम पे गई है, पता नहीं उन्हें काम मिला या नहीं। कितनी बार कहा मैंने, चलिए हम एक छोटा सा व्यापारी कर लेते हैं। अगर ऐसे माली का काम करते रहेंगे तो उस पैसे से तो हमारा घर भी नहीं चलता, तनख्वाह ही कितना है। ऐसा वो सोच ही रही थी, तभी एक ऑटो आके गेट के पास रुका। उस ऑटो से कृष्णा उतर आते हैं। फिर वो ऑटो वहां से चला जाता है। वो कुएं के पास आकर चारों तरफ देखने लगते हैं। देखने के बाद वो ये निश्चित करते हैं कि उन्हें कोई देख ना रहा हो। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हैं। हे प्रभु, आप महान ईश्वर, बिना किसी तकलीफ के आप अपने पास मुझे बुला लीजिए। इस तरह से कृष्णा बाबू ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सीधा जाके कुएं के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो कूदने वाले होते हैं, अनामिका वहाँ आ जाती है। देर किस बात की है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ,
आप कूद जाइए। इतना कहकर अनामिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। कृष्णा बाबू कुएं के ऊपर से नीचे उतर आते हैं। अनामिका फिर आंखें खोल के देखती है। सर, अभी तक आप कुएं में कूदे नहीं? मेरी मौत तुम्हें मजाक लग रही है ना? और नहीं तो क्या सर, हम जैसा लोग अगर ऐसी गलती करे तो आप जैसे लोगों को हमें आकर रोकना चाहिए, मौत का कारण जानना चाहिए, उचित रास्ता बताना चाहिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं सर, मुझसे जितना बन पाएगा मैं कोशिश करूंगी आपको उपदेश देने की और आपकी समस्या को हल करने की। अनामिका के इस तरह से कहने पर कृष्णा बाबू बताना शुरू करते हैं कि उनके आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है और क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं। 10 साल का था मैं, अनाथ आश्रम से आकर एक छोटे से होटल में मैं कप प्लेट धोकर गुजारा करता था। आज मैं एक बड़े से होटल का मालिक हूँ। लेकिन सर, जब आपकी जिंदगी इतनी अच्छी है फिर आप कुएं में कूद के क्यों जान दे रहे हैं? होटल का व्यापार अच्छा चल रहा था। एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से मैंने बिजनेस के लिए लोन ले लिया। उस होटल में कई दफे मैंने भी बिरयानी बनाया। होटल बहुत अच्छा चल रहा था। फिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अचानक से होटल बंद हो गया। उधार चुकाने के भी पैसे नहीं बचे। आज आप उस परिस्थिति से यहाँ आकर खड़े हुए हैं। हाँ बेटा, अब तुम समझ पाई मेरी समस्या क्या है। तुम मुझे उपदेश दोगी? क्या करूं मैं इस हालत में, तुम्हें बता दो। मैं आपको मदद करूंगी। आइए, घर पे आइए, सासू माँ को बता के मैं आपके साथ होटल चलूंगी। ऐसा कहकर अनामिका कृष्णा बाबू को अपने साथ लेकर अपने मिट्टी के घर में जाती है। शारदा कृष्णा बाबू को देखकर पहचान जाती है। कृष्णा बाबू भी शारदा को पहचान लेते हैं। फिर अनामिका पूरी बात खुल के बताती है। अरे भाई साहब, डरपोक इंसान की तरह ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले मेरी बहू आपको सपोर्ट नहीं की तो चलिए मैं मान लेती हूँ, अब मेरी बहू आपको सपोर्ट करेगी। फिर देखिए आपका होटल का रूपरेखा मेरी बहू कैसे बदल देती है। हाँ बिल्कुल चाचा जी। इस तरह से कहने पर कृष्णा बाबू स्नेह से देखने लगते हैं। क्या हुआ सर, मैंने आपको चाचा जी कहा, आपको अच्छा नहीं लगा? चाचा जी सुनकर मेरा दिल भर आया, यही बुलाया करो। ये सुनकर अनामिका और शारदा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फिर कृष्णा बाबू के साथ अनामिका होटल में चली जाती है। वो जाके पूरा होटल देखती है। चाचा जी, होटल के सामने एक बोर्ड लगा दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि नाश्ता के साथ गाजर का हलवा मुफ्त। ठीक है, पर तुम बनाओगी क्या गाजर का हलवा? हाँ, मैं खुद बनाऊंगी चाचा जी। पर उससे पहले हमें फाइनेंस कंपनी वालों से जाकर पहले अच्छे से बात करनी होगी। आप वो सब भूल जाइए चाचा, जब वो हमारे होटल में आएंगे तब मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगी और मुझे पता है वो मेरी बात जरूर से सुनेंगे। चलिए। इस तरह से कहने पे कृष्णा बाबू को थोड़ी हिम्मत आती है और अनामिका के कहे मुताबिक वो बोर्ड लगा देते हैं। फिर जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, बोर्ड में फ्री गाजर का हलवा पढ़ के वो होटल में आने लगते हैं। नाश्ता के साथ साथ वो गाजर का हलवा भी खाते हैं। हलवा स्वादिष्ट है इस तरह कह के तारीफ करते हैं और पैसे चुका के वहाँ से चले जाते हैं। कृष्णा बाबू बहुत खुश होते हैं। फिर करीबन रात के 8 बज रहे थे। अनामिका को घर ले जाने के लिए रमेश बाइक से होटल में आता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हारा मुफ्त का गाजर का हलवा का ये परिकल्पना अच्छा काम कर गया। हर दिन हमें कुछ न कुछ अच्छा मुनाफा हो रहा है, इसलिए बेटा तुम ये पैसे रख लो। अभी मत दीजिए चाचा जी, एक बार में मैं लूंगी। हाँ। इतना कहकर अनामिका रमेश के बाइक पे बैठकर चली जाती है। अगले दिन जब अनामिका होटल के किचन में गाजर का हलवा बना रही होती है, ठीक उसी वक्त फाइनेंस कंपनी के मैनेजर महेंद्र बाबू वहाँ आते हैं। होटल में भीड़ भाड़ देखकर वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। कृष्णा बाबू, ये सब कैसे संभव हो पाया? ईश्वर ने मुझे एक बेटी दी है, अनामिका। वही गाजर का हलवा मुफ्त में देने की तरकीब लगाई है। क्या कहा? मुंह बोली बेटी। कहाँ है आपकी बेटी? मेरी परिचय करवाइए। इस तरह से कहने पर कृष्णा बाबू महेंद्र बाबू से अनामिका की परिचय करा देते हैं। अनामिका विस्तारित रूप से बात करती है, फिर महेंद्र बाबू को समझा के वहाँ से भेज देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे।
कृष्णा बाबू का होटल अब अच्छे से चलने लगा था। अनामिका भी अच्छा कमा रही थी। रोज वो पेमेंट लिया करती थी, जिससे उसका परिवार भी खुशी खुशी चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन कृष्णमूर्ति बाबू की मौत हो जाती है। वकील आके उनकी जायदाद पढ़ते हैं। सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। उन्होंने होटल मेरे नाम पे लिख दिया। हाँ अनामिका, तुम ही उनके लिए सब कुछ थी। ये सुनकर अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो सारा क्रियाकर्म संपन्न करती है और अपने गाजर के हलवे की मदद से अपने होटल को और बेहतर बनाती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।